नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। अपने निरंतर अध्ययन कर रहे हैं NCERT की बुक कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पे। उसका एक अध्याय हरिवंश राय बच्चन और उनकी 2 कविताएं अपने पूर्ण कर चुके हैं। वो थी पद्य की बात। अब गद्य का अध्याय है महादेवी वर्मा का भक्तिन। बुक्स जो पुस्तक है उसके अनुसार ये अध्याय नंबर 11 है। NCERT महादेवी वर्मा, उनका कवित्री परिचय हम सबसे पहले कर लेते हैं। देखो, पहली बात कि वो छायावाद से संबंधित है और छायावाद चला था 1918 से 1936 के लगभग ये चला था। तो कुछ एक महादेवी वर्मा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मित्रों, महादेवी वर्मा का जन्म सबसे पहले देख लेते हैं। जन्म इनका 1907 ईस्वी। कहाँ हुआ? जन्म स्थान दिया है तो आपको लिखना होगा। इनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद। निधन की बात करें निधन 1987। कहाँ? इलाहाबाद। अच्छा ठीक है, दोनों ही कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश। दोनों ही हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पिता कौन थे? गोविंद प्रसाद। अब बात करें इनकी उपाधि की। उपाधि इनको मिली थी आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा, ये इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी। अच्छा, इसके अलावा महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की क्या कहा जाता है? वीणा पाणी भी कहा जाता है। वीणा पाणी कहा जाता है। ये याद रख लेना। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, सबसे पहले बात करेंगे रचनाओं पे। रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके आते हैं क्या? काव्य कृतियां। काव्य कृतियों की बात करें तो उनमें सबसे पहला निहार, रचना वर्ष 1930। फिर है रश्मि, रचना वर्ष है 1932। उसके बाद में नीरजा 1935। नीरजा के बाद में सांदे गीत। ये इनकी रचना है 1936 की। और आप याद कैसे रख सकते हो? निशाम से। किससे? निशाम। इससे याद रख सकते हो आप। नी से निहार, रे से रश्मि, नी से नीरजा, सा से सांदे गीत। ऐसे आप याद रख सकते हो। और अब ये जो चारों हैं, इन चारों रचनाओं के जो गीत हैं
वो किस में संकलित किए गए? यामा में। और यामा की रचना कब हुई? 1940। इनकी जो जितनी भी ये गीत हैं इस ये यामा में संकलित कर दिए गए। और यामा के ऊपर इन्हें प्राप्त हुआ था क्या? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब प्राप्त हुआ? 1983 में। 1983 में ये प्राप्त हुआ। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक रचना है दीपशिखा। काव्य कृति है कौन सी? दीपशिखा। ये कब प्रकाशन वर्ष है इनका? 1900 मतलब रचना की गई इनकी कब रचना की गई? 1942। इसके अलावा एक रचना और है जिसका नाम है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा रचना काल है 1960। ये इनकी काव्य कृतियां हैं महत्वपूर्ण। अच्छा, काव्य कृतियों के बाद में अपने देख लेते हैं संस्मरण व रेखा चित्र। रेखा चित्र। अच्छा, संस्मरण व रेखा चित्र इन्होंने 4 लिखे हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने का एक बखूबी तरीका है। याद रखना है ASPM से। ASPM कैसे? ए से बन जाएगा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। एस से स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। पी से पथ के साथी। पथ के साथी। और एम से मेरा परिवार। मेरा परिवार। ये इनके हैं संस्मरण और रेखा चित्र। अच्छा, इसके अलावा निबंध संग्रह इनके देख लेते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट जो निबंध संग्रह है वो बता देता हूँ। निबंध संग्रह ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। निबंध संग्रह में अगर अपने बात करें तो एक तो है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ। दूसरा आपदा। तीसरा संक्लिप्तता। चौथा भारतीय संस्कृति के स्वर। ये इनके कुछ एक निबंध संग्रह है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनको और कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए थे ये आपने कर लिया होगा। अगर पुरस्कारों की बात करें, एक पुरस्कार तो आपको बता ही दिया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश
भारत भारती पुरस्कार। इसके अलावा पद्म भूषण 1956, ये इनको मुख्यतः पुरस्कार प्रदान किए गए। अच्छा ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से? उन्हीं में से एक महादेवी वर्मा है। 4 स्तंभ हैं छायावाद के 4 स्तंभ। चार स्तंभ हैं, कौन कौन से? सुमित्रा नंदन, पंत। दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे जयशंकर प्रसाद। और चौथी हैं महादेवी वर्मा। तो ये 4 स्तंभों में से क्या है? एक है महादेवी वर्मा। इनका दर्शन है बौद्ध दर्शन, दुखवाद। कौन सा वाद? दुखवाद। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो शैव दर्शन, आनंदवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, अद्वैत वेदांत। और पंत जी की बात करें तो अरविंद दर्शन। तो साथ साथ में ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब चलते हैं महादेवी वर्मा के बारे में, जो जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में। तो अब आ गया है जो महादेवी वर्मा जी के बारे में विशेष बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं उन पे अपने गौर करते हैं। देखो, विशेष बातें हैं। नंबर 1, महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा समाज सेवी और साहित्य सेवी दोनों रूपों में रही है। कहने का मतलब ये है कि महादेवी वर्मा ने अनेक पात्रों को यहाँ प्रश्रय दिया। जैसे उदाहरण के लिए आलोपी है, भक्तिन है, इसके अलावा पशु पक्षी है, उन सबको वहाँ आश्रय मिला महादेवी जी के पास। तो वो एक समाज सेवी भी रही, उन्होंने सदैव समाज की सेवा का भाव रखा। इसके अलावा साहित्य सेवा तो उन्होंने की है, जैसा कि आपको रचनाएं आपको पता है। साहित्य के अंदर उन्होंने ऐसे पात्रों को चुना जो निम्न तबके के हैं, जो उनके पास रहे, उनको असाधारण की जगह उन्हें असाधारण रूप से उन्हें प्रस्तुत किया गया था। तो ये साहित्य सेवी दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध रही है। अब बात करें, ये गांधी जी से मिलती रही, सुभद्रा कुमारी चौहान और ये दोनों साथ ही पढ़ती थी। और गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन के लिए आते जाते रहते थे। तो तब से गांधी जी के बताए मार्ग पे ही वो चलती रही। और गांधी जी के बताए मार्ग के कारण ही उन्होंने क्या किया? शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। वो सदैव शिक्षा प्रदान करती रही, स्वयं शिक्षा लेती रही। किसके आधार पे? गांधी दर्शन के आधार पे। और उसी के आधार पे उन्होंने सदैव समाज कल्याण की भावना रखी। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, नारी समाज के अंदर उस समय स्त्री की शिक्षा का इतना बंदोबस्त नहीं था। तो उसी नारी को शिक्षा देने के लिए उस नारी के समाज जो अभी तक अपढ़ था, उसकी शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की।
ये याद रख लेना। प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी उन्होंने स्थापना की। चौथा है कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कविता के क्षेत्र में बात करें तो 4 स्तंभ रहे छायावाद के। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। और अगर निबंधों और संस्मरण की बात करें, जो रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, उनके कारण उन्हें अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। अप्रतिम गद्यकार मतलब अद्वितीय गद्यकार के रूप में उनकी सदैव चर्चा साहित्य में रही है। नंबर 5 क्या है? कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। अब ये देखिए, उनकी महादेवी वर्मा की जितनी भी कविताएं हैं, देखो छायावाद है, उसके अंदर जितने भी कवि हुए 4, उन्होंने अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को ही अपनी कविताओं में क्या किया है? अभिव्यक्त किया है। और महादेवी वर्मा ने अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को कविताओं में व्यक्त किया है, लेकिन इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। मतलब यहाँ रहस्यवाद, छायावाद का एक लक्षण और है रहस्यवाद। मतलब अज्ञात सत्ता के प्रति उन्होंने सदैव अपनी कविताएं लिखी है कि एक अज्ञात सत्ता है, उन्हें वो पाना चाहती है और उस अज्ञात सत्ता के कारण ही वो सदैव अग्रसर होती रहती है। हालांकि कविताओं में उन्होंने अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, लेकिन वो आंतरिक वेदना और पीड़ा किसके लिए है? वो एक अज्ञात सत्ता के लिए, इस लोक से परे, इस संसार से परे दूसरी सत्ता के लिए, मान के चलिए परमात्मा के लिए। तो रहस्यवाद इसमें दिखाई दे जाता है। तथा गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। और गद्य की बात करें तो उन्होंने सदैव समाज की भलाई का ही कार्य किया है और वो ही इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, श्रृंखला, छठी श्रृंखला की कड़ियाँ। ये एक महत्वपूर्ण उनकी कृति है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये निबंध है उनका। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं उनका स्त्री विमर्श, मतलब श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने सिर्फ स्त्री के ऊपर विचार विमर्श किया है, उनकी शिक्षा पर, उनकी सामाजिक, उनका जो सामाजिक स्थान है उसके ऊपर, घर में उनकी जो स्थिति है उसके ऊपर इन्होंने खूब विचार विमर्श किया है। और ये उनसे संबंधित क्या है? उनकी अद्वितीय रचना है। उनसे संबंधित क्या है? इनकी अद्वितीय रचना है। नंबर 7, उन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के, अच्छा उनके रेखा चित्र जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो मैंने आपको 4 बताए, कौन कौन से? ASPM, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये जो चारों इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी धनी वर्ग के लोगों को नायकत्व प्रदान किया है या कोई असाधारण लोगों को नायकत्व प्रदान किया है, नहीं। इन्होंने ऐसे लोगों को स्थान दिया है जो उनके आसपास रहे, जो सद्बुद्धि थे, जो ईमानदारी से चलते थे, लेकिन ईमानदारी से चलने से स्थान नहीं प्राप्त होता है उनको समाज में। उन्हीं को क्या किया? उन्होंने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आसपास के जो चरित्र है, मतलब आसपास के जो लोग हैं, पात्र हैं, उनके चरित्र और प्रसंग, मतलब उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानियां हैं को लेकर लिखे हैं, जिनमें महादेवी जी की मर्मभेदी, मर्मभेदी का मतलब गहरी पीड़ा जो हृदय को क्या कर दे? भेद दे, और करुणामयी, लोगों के प्रति करुणा का भाव, उस दृष्टि से चरित्रों की साधारणता में असाधारणता तत्वों का संधान करती है। मतलब दिखते वो साधारण हैं, लेकिन महादेवी जी ने अपनी मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि से उनको साधारण से असाधारण स्थान उनको समाज में दिया है। और अंतिम है 8वां, समाज के शोषित और पीड़ित ऐसे वर्ग। देखो, अगर पीछे ज़माने की बात करें, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, सदैव उनका जमींदारों द्वारा या सरदारों द्वारा या जो सामंत है उनके द्वारा सदैव क्या हुआ है? उनका शोषण हुआ है, उन्हें पीड़ा पहुंची है। और उन्हीं शोषित और पीड़ित तबके, मतलब समाज को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। नायकत्व प्रदान करना बड़ा मुश्किल होता है। आज आप चले जाइए कहीं पर,
मुंबई इंडस्ट्रीज़ में चले जाइए जहाँ फिल्म निर्माण होता है, क्या आपको जाते ही वहाँ पर नायक बना दिया जाता है? क्या नहीं। पहले वो कहेंगे लाओ पैसे दो, फिर पीछे डांस करो, और उसमें आए तो आए वरना उम्र बीत जाए। वही बात है कि उन्होंने उनको नीचे नहीं रहने दिया, उस समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि लोग उसके बारे में जान सके, उस समय की स्थिति क्या थी उसके बारे में जान सके। तो ये थी महादेवी वर्मा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और ये आपका जो महादेवी वर्मा का कृतित्व है, उनका जीवन परिचय है, वो पूर्ण होता है। उसके पश्चात भक्तिन पाठ पे अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।